कि पहले आ जाओ हम लोग मैथ्स की बात करें। मैथ्स में आपसे टीचर एक्सपेक्ट करता है क्या कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब डिवीजन वगैरह आपको आता होगा, क्योंकि इतना उम्मीद की जाती है कि आपको इतना तो आता होगा। लेकिन जब मैं इंग्लिश शुरू करती हूँ ना, तो मैं इंग्लिश शुरू करने से पहले मुझे ये उम्मीद नहीं रहती है कि आपको नाउन आता होगा, प्रोनाउन आता होगा, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडवर्ब किसको कहते हैं, ये सब मुझे एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रहता। उसका रीज़न क्या है कि जनरली हम जब हिंदी सीखते हैं ना, तो हिंदी अपने आप आ जाता है ना? हिंदी तो खैर मातृभाषा है, अपने आप आ जाता है। लेकिन इंग्लिश जब सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं ग्रामर से। अब स्टूडेंट्स की मैं खासियत बताऊं, बड़े जोश और खरोश के साथ शुरू करता है वो ग्रामर, बहुत जोश के साथ। उसके बाद जब वो नाउन ख़त्म करता है तो कहता है इंग्लिश नहीं आई, फिर प्रोनाउन ख़त्म करता है तो भी नहीं आई, और उसके बाद वो हिम्मत हार जाता है कि नहीं आई है। तभी मैंने कहा जब आप हिंदी सीखते हो तो कहाँ आपने ग्रामर सीखा था, फिर इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की क्या ज़रूरत है, जरा बताओ। आ रहा समझ में? तो क्या करना चाहिए बताइए, बताइए, चलेगा। हाँ, क्या करना चाहिए? सिर्फ रीडिंग करिए और बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब हिंदी भी बोलना सीखे थे ना, तो आपको याद है कि शुरुआत से आपने पूरा नहीं बोला था, पूरा सेंटेंस नहीं कहा था कि माँ मुझे पानी चाहिए। क्या कहा था? सीधा पानी भी बोला था। राइट? आप लोग मम बोलते थे। मतलब क्या? मतलब भावना समझो। इसलिए कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी माँ आपकी भावना समझ के पानी दे देती थी ना, तो कभी कभी आप लोग कुछ कंप्लेन या सजेशन लिखते हो ना मैसेज में, तो मैं उसको आगे कॉपी करके फॉरवर्ड करती हूँ अपने केडी कैंपस के फैमिली में, तो कोई ना कोई स्टाफ मुस्कुरा देता है देख के इंग्लिश, तो मैं सिर्फ नीचे लिखती हूँ भावना समझो। ठीक है कि आप इंग्लिश में मत जाइए, भावना समझिए, बच्चे के क्या कंप्लेन है बस वो समझो। तो पहले शुरू में अपनी भावना तो व्यक्त कर लो, दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स का जब भावना की बात आती है ना, तो बड़े खुश हो के उन भावनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करेंगे जो भावनाएं वो व्यक्त करने वाले हैं अपने लाइफ में। या देख लो मुस्कुरा दिए, ठीक है ना, यानी कि व्यक्त करने की इच्छा रख रहा है, लेकिन वो व्यक्त करने के लिए लड़की भी नहीं मिल रही है और इंग्लिश भी नहीं मिल रहा है ना। अब जैसे मैं एक स्मॉल सा मिस्टेक बताती हूँ आप लोगों को, आपकी लाइफ में जो आप मिस्टेक करते हो। कोई अगर लड़की आपको कहती है आई लव यू, जवाब क्या देते हो? बोलो बोलो बोलो। यस, देखो आई लव यू टू, राइट। आप सुनो, इसमें भी इंग्लिश का लोचा है, पता है। आप इंग्लिश में यहाँ पर भी मिस्टेक करते हो, एक छोटी सी चीज में मिस्टेक करते हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि आप तुरंत इंग्लिश सीख जाओगे? थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसका रीजन मैं बता दूं आपको। आई लव यू टू में क्या मिस्टेक है? ये जो TOO है ना, जिसके नजदीक आता है उसको क्वालिफाई करता है, ठीक है। जिसके नजदीक आया उसको क्वालिफाई किया। आपका क्या मतलब है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, और पता नहीं कितनी होगी। बस मैं यही कहती हूँ कि लड़की बस भावना में चली जाए, वरना तो जूते खा जाओगे, ठीक है ना। वो भावना समझ ले तो काफी है, वरना सही में जूते खा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश होनी चाहिए थी आई टू लव यू। गॉट इट? आपको पता है ये टू ऑल्सो मैं आपको चेंज कर करके प्लेस दिखा दूंगी कि जहां जाएगा, जिसके नजदीक जाएगा उसको क्वालिफाई करेगा। दिस मीन्स इतनी छोटी सी बात जब मिस्टेक करते हो तो फिर कैसे उम्मीद करते हो कि तुरंत इंग्लिश आ जाएगी आपको? हाँ, और आओ, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं पता है आपको जहां पे आप मिस्टेक करते हो। जब भी कहते हैं कि ठीक है ये बताओ कि कंप्लीट और फिनिश के बीच में डिफरेंस क्या है, तो फिनिश मतलब ही खत्म, कंप्लीट मतलब ही खत्म। फिर अच्छे से उसका हिंदी भी ट्रांसलेट कर देते, नहीं कंप्लीट का मतलब पूर्ण करना हो गया और फिनिश मतलब खत्म करना। फिर खुद कंफ्यूज होते हैं कि क्या है। इसमें बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन आया था, उसमें ये था कि कंप्लीट एंड फिनिश बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, both are different. For example, the example that was given by the orator was, when you marry the right woman, you are complete.
When you marry the wrong woman, you are finished. नहीं, आप लोग जब एक तो नौकरी के बिना आपकी शादी नहीं होती है, अब नौकरी मिली तो बड़े खुश होते हैं कि अब मेरी शादी होगी। लड़के और लड़कियों में डिफरेंस है, लड़कियों की नौकरी नहीं मिली तो जबरदस्ती पकड़ के शादी कर देते हैं, और लड़कों को कोई पूछता ही नहीं विदाउट नौकरी के, है ना। तो जब शादी होती है तो आपको महसूस होता है कि नाउ आई एम कंप्लीट। कुछ साल बाद पता चलता है कि आई एम फिनिश्ड। नहीं, चलो मैं अब एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगी आपसे, आ जाओ वापस। फिर आप वापस, उसमें क्या था? When you marry the right woman, you are complete. When you marry the wrong woman, you are finished. And if the right woman catches you with the wrong woman, you are completely finished. समझ में? आप complete और finish के बीच में difference समझ गए? See, if you say I am complete, it is very constructive word. If you say I am finished, बर्बाद हो गए. So there is quite a good difference between finish and complete. इसीलिए कई बार आप लोग ये ध्यान रखना, आप लोगों को मीनिंग लगता नहीं यही ठीक है, यही होगा, लेकिन जब सिनोनिम एंटोनिम भी मार्क करते हैं ना, तो जो नियरेस्ट इन मीनिंग होता है कई बार दो मीनिंग आपको कंफ्यूज करेगा। जैसे कई बार अराइव और कम के बीच में डिफरेंस महसूस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं अराइव और कम का मतलब तो सेम हुआ, क्या डिफरेंस है? अब जैसे कहती हूँ पुलिस, तो जो रीडिंग की आदत जिसको होती है ना, जैसे कहते हैं द पुलिस तो कहता है अराइव, मैं कहती हूँ अराइव क्यों बोल रहे हो, केम बोलो, तो पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है ये। मैं आपको एक ही चीज कहती हूँ, ये जो फीलिंग आती है ना, ये अच्छा लग रहा है, ये भी आपको कुछ क्वेश्चन सही करा देता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं ना, उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि ये ठीक, ये बेटर लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है नहीं बता पाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो रीडिंग करके वो ऐसा स्टेटमेंट देखा नहीं है, ऐसा सेंटेंस नहीं देखा है। मेरा कहना है कि ये जो फीलिंग आती है ना कि इसमें कुछ गलत लग रहा है, वो तभी आएगी जब आप रीडिंग करोगे। सो स्टार्ट रीडिंग वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको इंटरेस्ट करे, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, रोमांस हो, वॉट एवर इट इज, रीड बट इन इंग्लिश। बस मेरा यही सजेशन है। अब आ जाओ, जो मैंने आपको कहा था कि बेसिक कंसेप्ट जरूरी है जानना। एक हिंदी में एक स्मॉल सेंटेंस जब आप हिंदी में बोलते हो तो क्या कहते हो बताओ? जैसे अगर मैं कहूं, अगर आप पूछोगे आप क्या करते हो, अगर मैं कहूं मैं पढ़ाती हूं, तो मैं पढ़ाती हूं तो मैं लिखूंगी आई टीच, है ना। लेकिन अगर आप पूछोगे क्या, तो मैं बता दूंगी इंग्लिश। लेकिन जरा हिंदी में फिर से सेंटेंस में आओ तो हिंदी कहता है मैं इंग्लिश पढ़ाती, यानी पढ़ाती हूं सबसे लास्ट में आपको पता चलता है कि पढ़ाती हूं कि पढ़ाती थी, वो सब लास्ट में आता है ना। लेकिन इंग्लिश में कहाँ आ रहा है? बीच में। अरे भाषा अलग है तो सेंटेंस फॉर्मेशन अलग तो होगा ही। हिंदी में आप सबसे पहले मैं यानी करने वाला को बिठा दिया आपने, फिर इंग्लिश यानी जिस पर काम हुआ उसको बिठा दिया, फिर बताया पढ़ाती थी, पढ़ाता था या पढ़ाती हूँ, वो बाद में। लास्ट से पता चला कि वो एक्शन होता था कि होता है, वो लास्ट में दिखा। लेकिन इंग्लिश में क्या है? सबसे पहले जो सबसे आगे आएगा वो करता है, जो करने वाला है, दैट इज द डूअर। ठीक है? क्या किया, दैट एक्शन जो वर्ब है उसके बाद आता है, यानी जो क्रिया है, क्रिया डूअर के बाद आता है। और किस पर किया वो कहाँ आएगा? बाद में, वर्ब के बाद, जिसको हम ये ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी रिसिपिएंट। ये डूअर जो है ना, ये सब्जेक्ट कहलाता है, और जिस पर काम हुआ वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसको हिंदी में आप कर्म कहते हो। आए समझ में? सो रिमेंबर, अ स्मॉल सेंटेंस, जो स्मॉलेस्ट सेंटेंस है, वो भी कम से कम आई टीच तो होगा। जब मैं कहूंगी मैं पढ़ाती हूं तो आई टीच, और अगर आप पूछ लोगे क्या, तो मैं कहूंगी इंग्लिश। किसको? तो मैं कहूंगी द स्टूडेंट्स, है ना। दिस मीन्स, ध्यान रखना, मैंने कहा इंग्लिश या मैं कह रही हूं आई टीच यू, देख लो। दिस मीन्स जब इस वर्ब के बाद
आपके पास एक क्वेश्चन उठता है ना, क्या यानी व्हाट, है ना, और किसको, दिस मीन्स whom, और उसका जो जवाब दे रहे हो वही रिप्लाई तो देखो ऑब्जेक्ट है। यही तो रिप्लाई जो है इन सवालों का, जो रिप्लाई है इस व्हाट का रिप्लाई और इस whom का रिप्लाई, यही तो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कर्ता कौन है सेंटेंस में? सेंटेंस में करने वाला जो है वो डूअर है यानी कर्ता है, दैट इज द सब्जेक्ट। हमेशा जब भी मैं सब्जेक्ट कहूं समझ जाना करने वाला इज द सब्जेक्ट। जिस पर काम किया वो कौन है? तो वो तो रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब है ना, जो रिसीव कर रहा है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। और जो एक्शन हुआ दैट इज द वर्ब। सो अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड, छोटा से छोटा सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड वर्ब। मैं ऑब्जेक्ट एंड वर्ब अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे बाकी पोर्शन पे नहीं ले जा सकते हो कि नहीं ये पैसिव वॉइस भी बता दो, पार्टिसिपल बता दो, वो सब नहीं बता पाऊंगी। सबसे बेसिक चीज है क्या? एक छोटा से छोटा सेंटेंस में भी कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, अब आ जाओ कि एक छोटा से छोटा सेंटेंस बनाने के लिए भी मुझे क्या क्या की जरूरत पड़ी। देखो, सबसे पहले एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी और एक वर्ब की जरूरत पड़ी। आपको पता है हम इंडिया में बच्चों को सिखाते हैं कि माँ बोलो, बोलते हैं ना माँ बोलो, लेकिन यहाँ पे हम लोग नाउन पर जोर देते हैं। इसीलिए हिंदी बुक्स जो है ना, अब देखना नाउन से शुरू हुआ है। मैं नाउन से शुरू नहीं करती हूँ, मैं वर्ब से शुरू करती हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ब पे बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सारे वर्ब पे बेस्ड है। ये पैसिव वॉइस नरेशन जो कहा 45 क्वेश्चन आएगा मेंस में, और खाली मेंस में क्यों, ये तो हम प्री में भी पढ़ाते हैं। द रीजन इज CHSL में क्वेश्चन आता है, FCI में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि पैसिव वॉइस नरेशन 45 क्वेश्चन वर्ब पे है, वर्ब के सारे क्वेश्चंस इस पे है, टेंस इसी पे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी पे है, कंडीशनल सेंटेंस इसी पे है। सो देयर आर न्यूमरस चैप्टर्स जो वर्ब पर है। सबसे पहले आ जाओ कि अगर हम वर्ब पर आए तो वर्ब है क्या? बुक का लैंग्वेज की बात नहीं करना, क्योंकि जान लो अभी आपको जब मैथ्स पढ़े हो 2 दिन, आपको पता चल गया होगा कि हम लोग 100 और एक्स लेके नहीं कर रहे हैं और ना ही फॉर्मूला रटवा रहे हैं। आपको देख रहे हो, सारा कंसेप्ट बेस्ड है। इंग्लिश में फिर मैं आपको ग्रामर क्यों रटवाऊं? मैं कहूंगी फील करो। मैंने कहा आई टीच, यू स्टडी, ही कम्स, कुछ करने का एहसास करा रहा है ना, करने का एहसास करा रहा है। जब करने का एहसास कराता है तो वो डूइंग वर्ड कहेंगे हम उसको। ये जान लो, जो आप आगे अगले 5 महीना पढ़ोगे, ठीक है, उसका सिर्फ मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दे रही हूँ, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट। इसीलिए वर्ब चैप्टर या नाउन चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। आगे पूरे चैप्टर्स पढ़ने के समय में आपको कई बार महसूस होगा कि टेंस में मैं कहूँगी एडजेक्टिव है ना, तो फिर आप नहीं पूछना पड़ेगा आपको कि एडजेक्टिव क्या होता है। बस वही बेसिक कंसेप्ट मैं आपको अभी दे रही हूँ। इसीलिए ये पूरा कंप्लीट वर्ब या पूरा कंप्लीट नाउन नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। आ जाओ वर्ब। वर्ब में मैंने कहा जब आपको एहसास होता है कुछ करने का, तो वो क्या है? डूइंग वर्ड, यानी वो वर्ड आपको कुछ करने का एहसास कराता है। अब आ जाओ कि वर्ब जो करने का एहसास कराता है उसका इंपॉर्टेंस सेंटेंस में क्या है। एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता है वर्ब के बिना। यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग अ वर्ब, बिकॉज इन अ सेंटेंस एट लीस्ट यू नीड अ सब्जेक्ट और द वर्ब एक्टिव वॉइस में, और द ऑब्जेक्ट एंड वर्ब पैसिव वॉइस में। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज मैंने कर दिया, लेकिन वर्ब तो नहीं हटा पा रही हूं। इसका मतलब एक सेंटेंस में क्या की जरूरत होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब का। आ जाओ वर्ब में। अब सुनो, इस वर्ब से रिलेटेड आपको न्यूमरस शीट्स मिलेंगे क्लास में करने के लिए, लेकिन एक बात बताओ कि वर्ब में क्लास में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, वर्ब के फॉर्म्स तो आपको याद होने चाहिए, याद आपको करना है। कमिंग बैक टू अगेन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के पास वर्ब के फॉर्म्स याद होंगे आराम से, गो, वेंट, गॉन, वो सब पता है उनको, ठीक है। लेकिन उनसे पूछ लो कि लाई, लाइड, लाइड क्या है, ये लाई, ले, लेन क्या है, ये ले, लेट क्या है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
हैंग हंग हंग क्या होता है या हैंग का हैंग हैंग कब होता है वो कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए मैंने अपने बुक में 10 से लेके वॉल्यूम 1 में 10 से लेके 20 नंबर पेज तक में आपको जो वर्ब के फॉर्म्स दिए हैं ना, जब मैं लिख रही थी मैं बिल्कुल वो फीलिंग मुझे था कि हम कहाँ फंसते थे, क्योंकि हम कंफ्यूजिंग वर्ब में फंसते थे। इसलिए सारा का सारा वर्ब के फॉर्म्स एक साथ दे दिए हैं मैंने, और उसके बाद हमने 5 से 7 पेज में सिर्फ जो कंफ्यूज करते थे ना वर्ब को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, वर्ब को एडजेक्टिव से, उन सबको उठा के पूरा प्रॉपर हिंदी में मीनिंग के साथ मैंने लिखा है। बड़ा अफसोस होता है कि जब मेरे बुक के फर्जीवाड़े होते हैं और जब कोर्ट ले जाओ तो बेशर्म की तरह लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बुक तो टीम ऑफ टीचर्स ने लिखा है। ठीक है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि इस मार्केट में, मैं कभी कभी महसूस करती हूं कि इस मार्केट में मर्दों की कमी है। दूसरों के मेहनत का खाने का इतना शौक है ना लोगों को कि मतलब उनको इतना शर्म भी नहीं आता। यार, जिस आदमी को एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलना नहीं आता वो ये क्लेम कर रहा है कि नहीं ये बुक तो हमारा है। अब मेरा तो सीधा दावा रहता है कि भैया सामने लाकर रख दो, कौन है जो टीम ऑफ टीचर्स जिसने लिखा है, जरा मैं पूछ लूं। सिर्फ 2-4 एरर्स चले गए थे बुक में, वो मुझे पता है कौन से एरर्स चले गए थे, और वो एरर भी एज इट इज उन लोगों ने टेप दिया है। मतलब कहते नकल में भी अकल चाहिए, वो भी चीज़ नहीं हो पाया। रिमेंबर, बहुत मेहनत किया हुआ है ये वॉल्यूम 1 में मैंने 10 से लेकर 20 नंबर पेज तक। यू विल रियलाइज कि ये सारे के सारे जो वोकैबुलरीज है उसमें स्ट्रेट अवे मैंने इसी बात पर जिक्र किया है ज़्यादा, जहाँ पर हम कंफ्यूज करते हो, मिसयूज करते हैं। आप ध्यान रखना, आप एग्जाम दे रहे हो इंस्पेक्टर बनने के लिए, आपसे गो वेंट गॉन नहीं पूछने वाला, आपसे उन वर्ब्स में कंफ्यूजन में पूछेगा जिन वर्ब्स में हम रियली में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसीलिए 10 से लेकर 20 नंबर पेज तक ये काम आपका है वॉल्यूम 1 में याद करना। अब आ जाओ कि इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है। ध्यान रखो, वर्ब के जो फॉर्म्स याद करोगे ना आप, V1, V2, V3, V4 कुछ लोग कहते हैं, मेरा कहना है V4 कहने की जरूरत नहीं होती, V1 ING बोलो, और कुछ लोग V5 कहते हैं, मेरा कहना है V5 नहीं, V1 SES फॉर्म बोलो। ये 5 फॉर्म्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये जो V1 फॉर्म है और V5 फॉर्म है ये दोनों लगभग सेम फॉर्म है। द रीजन इज ये दोनों हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी जब एक्शन प्रेजेंट का होता है तो हम V1 और V1 SES फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब टेंस पढ़ने से पहले वर्ब क्लियर होना चाहिए। वर्तमान की बात कर रहे हो तो V1 आएगा। ठीक है, किस तरह का प्रेजेंट, किस तरह का प्रेजेंट, कुछ रूटीन हो। एक बात बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे सूरज का उगना, चमकना, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, रोज होता है। ठीक है, भूकंप का आना क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? भूकंप का आना भी तो वही चीज है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, इररेगुलर बेसिस पे होता है। ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं रूटीन का मतलब दिनचर्या या दैनिक या नियमित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन रेगुलर भी हो सकता है, जैसे सन का उगना और डूबना। इररेगुलर भी हो सकता है, जैसे भूकंप का आना या बाढ़ का आना, इररेगुलर भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो एक्शन होता है, चाहे वो रेगुलर पे होता है वे पे या इररेगुलर वे पे होता है, वो क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। टेंस नहीं पढ़ा रही हूं मैं कह रही हूं सिर्फ क्या, वो V1 में आता है। इसलिए प्रेजेंट में जो भी रूटीन है, अब रूटीन में लोग कितने ढेर सारी चीजें अलग अलग कर देते हैं। मैं कहती हूँ रूटीन की मैं अलग क्यों करूं? मैंने आपको रूटीन का मीनिंग समझा दिया। रूटीन का हिंदी दिनचर्या नहीं होता, रूटीन का हिंदी दैनिक नियमित नहीं होता। रूटीन मतलब रूटीन रखो, क्योंकि इसका हिंदी करोगे तो सही में हिंदी हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हो या इररेगुलर बेसिस पे हो, रूटीन है तो हम V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे बात की बात है। समझ में आया? आपकी आदत जो होती है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपनाते हो, कुछ होती है जो इररेगुलर बेसिस पे अपनाते हो, है ना? लेकिन वो रूटीन ही तो है। क्यों? अभी बताया क्या, नियमित हो या अनियमित हो, रूटीन ही तो है।
यानी हैबिट भी आपका रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ भी क्या हुआ, रूटीन हो गया। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सत्य है ना, जिसको मैंने कहा सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सली वो ट्रू है, वो भी रूटीन हो गया। इसका मतलब है कि प्रेजेंट के मामले में जब हम बात करते हैं तो V1 और V5 यूज करते हैं। आ जाओ, जब एक्शन खत्म हो गया तो हम V2 इस्तेमाल करते हैं। यानी देख रहे हो, यहीं से आपको एक हिंट मिल जा रहा है। मैं जो बार बार कह रही हूं कि स्पोकन करो, आप जितना इम्प्रूव अपने आप को जितना इंग्लिश के साथ अडेप्ट करोगे ना, आपको हेल्प होगा। क्योंकि अगर आपका रीडिंग हैबिट ठीक नहीं है, आप पढ़ के या लिख के या पढ़ के या देख के समझ नहीं पाते हैं उसको, इसका मतलब है कि फिर पैसेज क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करोगे। इसीलिए उसके लिए भी आपको स्पोकन में अगर आदत डाल लो ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई चीज़ खत्म हो गया, सीधा सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। दिस मीन्स समझ में आ गया कि V1 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। V1 करेंगे हम जब रूटीन की बात कर रहे हैं, नियमित हो अनियमित हो V1 लगाएंगे, जो खत्म V2 लगाएंगे। इस पर भी मैं अभी क्वेश्चन दूंगी आपको। V3 जब लगाओगे ना तो एक प्रॉब्लम देखोगे V3 में कि कभी कभी सिर्फ 5 या 7 वर्ब्स में उसके दो वर्ब के फॉर्म्स होंगे, 2-3 V3 होंगे। ठीक है, जैसे मैं गॉट का बताऊं तो गॉट का क्या है, गेट, गॉट ही है, और कहीं कहीं आप गॉटन भी देखोगे, है ना। प्रूव का बताओ तो प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, कहीं कहीं आप प्रूवन भी देखोगे, तो फिर कंफ्यूजन होता है ना कि ये है क्या, है ना। मेल्ट का बताओ तो मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, कहीं कहीं मोल्टन भी दिखेगा, है ना। अब एक बात बताओ, पिघला हुआ जो चॉकलेट है उसकी इंग्लिश क्या कहेंगे, पिघला चॉकलेट, मोल्टन चॉकलेट कहते हैं, मेल्टेड चॉकलेट नहीं कहते, है ना। अगर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है तो क्या कहते हैं, इल गॉटन मनी, इल गॉट मनी तो नहीं कहते हैं, गॉटन मनी, गॉटन क्यों कहा मनी के आगे, है ना। उसी तरह से जो साबित हो चुका सत्य है उसको कहते हैं प्रूवन फैक्ट, प्रूव्ड फैक्ट्स क्यों नहीं कहते, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें। ध्यान रखना, V3 अगर आपको 2 दिखाई देना तो जनरली उसमें से एक एडजेक्टिव होता है जो मैं एडजेक्टिव में समझाऊंगी, और एक वर्ब होता है जो हम वर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो वर्ब वाला फॉर्म होता है ना वो हम V3 की जगह पे यूज करते हैं। और आपको जब भी V3 इस्तेमाल करना होता है ना, हम वहां पे हैज नहीं तो हैव नहीं तो हैड इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं बाद में बताऊंगी, अभी तुरंत नहीं। लेकिन फिर से वापस चलो, जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कुछ नियमित हो अनियमित हो, रूटीन की जो होता रहता है उसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट V1 यूज करो, ठीक है। और V5 यूज होता है कहाँ, बाद में देखेंगे। खत्म V2 यूज करो, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म याद कर रहे हो, आपको 2 फॉर्म दिख रहा है, तो कई जगह पे वहां पर एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है, एक वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे हम किसके साथ, हैज के साथ, नहीं तो हैव के साथ, नहीं तो हैड के साथ। कई बार दोनों फॉर्म वर्ब की तरह यूज होता है, इस बार क्वेश्चन भी आया, इसीलिए वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। सो देख लो, ये तीनों का इस्तेमाल जरूरी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के पहले मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पैसिव वॉइस तक नहीं पहुंच पाई हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि अभी फिलहाल जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करते हैं ना, जो अभी सिखा रही थी आपको, उसमें जब भी V3 लगाना हो तो इन तीनों के साथ V3 लगता है, ठीक है। ING कब लगाते हैं, जब हम कोई चीज हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, उसको दिखाने के लिए लगाते हैं, कंटिन्यूअस एक्शन के लिए लगाते हैं, ठीक है। और ये बेसिक कंसेप्ट है वर्ब का। जब वर्ब को हम समझाते हैं कि वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्या करते हैं, V1 और V5 जो रट्टा मारोगे आप लोग, वर्ब के फॉर्म्स याद करोगे जाके, ध्यान रखना वो प्रेजेंट के लिए होगा। V2 याद करोगे, पास्ट के लिए होगा। V3 का बहुत सारा इस्तेमाल है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर V3 लगा रहे हो
तो अगर आपको दो फॉर्म्स दिख रहे हैं, ये फॉर्म में जनरली इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना, उसमें जो वर्ब का फॉर्म होगा, ठीक है, और जनरली हम दो फॉर्म भी वर्ब का यूज कर देते हैं, उसके साथ हैज, हैव और हैड लगाते हैं, और V1 ING, तो V1 ING कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाओ, जो बहुत छोटी सी बात है इसमें ये है कि जब आप याद करते हो ना, तो आपकी आदत होती है सबका V3 याद करने का, सबका V1 ING याद करने का, है ना। और ध्यान रखना, मैंने क्या कहा आपको कि जो चीज़ आपको पता है, क्वेश्चन वहाँ से क्यों देगा, क्वेश्चन तो वहाँ से देगा ना जो चीज़ आपको नहीं पता है। आ जाओ V1 ING वाले में मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। आई एम नोइंग यू, देख लो, कहोगे नो तो ठीक है, नो, न्यू, नोन, है ना, नोइंग एंड नोस, ठीक है, गलत हो गया। द रीजन इज कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ING फॉर्म में नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते बताओ? एक बात बताओ, किसी को जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो, अब जान रहे हो क्या है, ठीक है, समझ में आया? ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स होती है, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, कभी कहते हो आई एम लविंग यू, बोलो नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मैकडी का ऐड बताते नहीं, बोलते तो है आई एम लविंग इट, कहते हैं ना, क्या आई एम लविंग इट इंग्लिश सही है? लव फीलिंग है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसी तरह से हेट फीलिंग है तो है, नहीं है तो नहीं है। एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास घर है, तो है, नहीं है, नहीं है। आई एम ओनिंग अ कार बोलूंगी मैं, आई एम हैविंग अ कार बोलूंगी, जैसे हैविंग बोलूंगी लगेगा ईटिंग की बात कर रही, क्योंकि अगर ओनिंग नहीं बोलते हो, अगर पजेसिंग नहीं बोलते हो, तो हैविंग कैसे बोलते हैं? आया समझ में? इसका मतलब है कि हैव का इस्तेमाल अगर पोजेशन के लिए ले लिया तो उसमें ING नहीं लगा सकते हो। हैव का इस्तेमाल खाने के लिए ले लिया तो जरा सेंटेंस बताओ तो सही है। आई एम हैविंग लंच, सोचो, आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रही हूँ, और अगर आप पूछोगे क्या कर रहे हो तो मैं कहूँगी आई एम हैविंग लंच। सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैव का मतलब अगर खाना होता है ना तो ING, अभी लिखना नहीं, ये सब कुछ मैं आपको वर्ब में कराऊंगी, मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ आपको। हैव का मतलब अगर खाना होता है तो हैविंग लगा सकते हैं। हैव का मतलब अधिकार होना होता है तो हैव में ING नहीं लगता, इसलिए आई एम हैविंग अ कार गलत है, आई एम हैविंग लंच बिल्कुल सही है। दिस मीन्स, अब क्वेश्चन कहाँ से आया? देखो, क्वेश्चन आया उन वर्ब से जिनका इस्तेमाल ING में नहीं होता, और आप क्या सोचते हो कि ING लगा दिए तो सब में लगा दो। जानते हो यहीं पर डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे जब भी मैं फेसबुक में कुछ भी डालती हूँ पोस्ट, तो कुछ लोग हैं जो फर्जी ID बना के सिर्फ हमको परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है अच्छी बात है, ये इसी में लगे रहे ना, तब तक मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये इसी में लगे रहे। तो उन लोग ये सजेशन देते हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी थोड़ी, अपने आप तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता कर लो, देखो भाई, हम तो किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती लाते नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आप नियम पढ़ रहे हो। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से। जितना आपको जानना चाहिए उतना तो आपसे माना जाता है कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जानते हो, लेकिन जो आप नहीं जानते हो या जहाँ पर उसका एक्सेप्शन या जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन वहीं से आता है। इसलिए नो से क्वेश्चन दुनिया भर के आए हुए हैं। अब आप कहोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो ING वाले यूज़ होते हैं, क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे जहाँ पर यूज़ नहीं होते, ठीक है। उसी तरह से फ्यूचर में भी जहाँ पे विल शैल इस्तेमाल होता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते, जहाँ इस्तेमाल नहीं होता ना और हम ट्रांसलेट करके लगाते हैं क्वेश्चन, वहाँ से पूछते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस कम फ्रॉम एक्सेप्शन। कमिंग बैक, V1 समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? मैं यही कह रही हूँ, मुझे डेफिनेशन नहीं समझाना, ना ही आपसे एक्सपेक्ट करी कि मुझे एक्सप्लेन करो, सिर्फ बताओ कि जैसे मैंने V1 और V5 कहा, समझ में आ गया कहाँ यूज़ होगा? रूटीन प्रेजेंट में। V2 समझ में आ गया?
पास्ट में। V3 लगाना कहाँ है बाद में पढ़ेंगे, इतना याद रखना, हैज हैव होगा, हैड होगा तभी V3 लगेगा। उसके अगर दो फॉर्म्स दिख गए तो समझ जाएंगे कि उसमें एक शायद एडजेक्टिव फॉर्म है और एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो इस्तेमाल करेंगे। V1 ing हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, उस टाइप के एक्शंस में लगते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, जिन वर्ब्स का इस्तेमाल ing फॉर्म में नहीं होता वहीं से आते हैं। कहाँ पर नहीं होता, अरे जो फीलिंग है, जो हमारे पांचों सेंसेस है, वो जो फील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे दिल में एहसास होते हैं, वो सब चीज़ों में ing हम कैसे लगा दें, क्योंकि वो तो है, नहीं है तो नहीं है। दैट्स इट, ये 5 फॉर्म है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपका काम क्या है? आपका काम है वर्ब के फॉर्म्स याद करना शुरू कर दो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस पे आप अभी फिलहाल फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में तो खाली यही चलेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ में। अब आ जाओ, अब जब मैं वर्ब कहूं तो एहसास है आपको कि वर्ब का मतलब क्या है? समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आ जाओ सेकेंड पॉइंट, यानी वर्ब क्या करना है आपको, 10 से 20 पेज तक याद करते रहना। मैं क्लास में आपको समझाते रहूंगी, वर्ब में प्रैक्टिस कराते रहूंगी। आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, आ जाओ। मैंने आपको कहा था कि मैं सबसे पहले वर्ब बताऊंगी, फिर मैं नाउन में उतरती हूं। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश एक विषय का नाम है। नाम, कोई भी चीज पैदा होता है, पहली बार एग्जिस्टेंस में आता है, पहली बार एग्जिस्टेंस में आता है, तो वो क्या होता है, उसका सबसे पहले क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। इसका मतलब हर चीज का नाम है। हर चीज का अगर नाम है तो नाम का मतलब नाउन है। अब नाउन का अगर हम डेफिनेशन बुक से कराएं तो डेफिनेशन बुक में है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, है ना। फिर मैं कहूंगी अच्छा ठीक है, थिंग में क्या क्या आता है? फिर अटकोगे, कहोगे अच्छा द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। फिर मैं कहूंगा अच्छा बताओ तो वायरस किस में आता है? वो 3 इडियट्स वाला नहीं, वायरस साइंस पढ़े हो? हाँ, वायरस किस में आता है? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के होते हैं, कुछ नॉन लिविंग के होते हैं। फिर कहते हैं हम साइंस का स्टूडेंट थोड़ी है जो आप इतना उलझा रहे हो मुझे। तो मेरा कहना है फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है आपको, है ना। अगर लिखे हो तो उसके बारे में सब कुछ तो जानना चाहिए आपको। फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है? कौन सा आप बचपन के बुक्स पढ़ रहे हो? कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मैं ये स्कूल के बुक्स, अब नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि फिर होगा गलत कर रही हूँ, अब ऐसे यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। मेरा कहना वो बचपन में पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो दैट इज़ योर लॉस, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा। कारण क्या है? अगेन मैं कह रही हूँ मुझे आपका डेफिनेशन वैसे नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ वर्ब में क्या कहा आपको, मुझे एक्सप्लेन मत करो। फील कर लिया, V1 कहाँ? फील कर लिया, V2 कहाँ? बस वही तो फीलिंग चाहिए मुझे, दैट्स इट। क्योंकि स्पोकन में उतना डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। वो फील महसूस करोगे तो सही फॉर्म मुंह से निकलेगा। आ जाओ नाउन में, जो फील कर रहे हो, नाम मतलब नेमिंग वर्ड, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है अब आपको इसका ज्यादा डेफिनेशन लगाने की। जो भी वर्ड नेम बताता है वो नाउन है। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, देख लो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आपने इंग्लिश लगाया, ठीक है। अगर मैं आई के जगह पर अपना नाम लिख दूं तो कहोगे यहां पर भी तो मैं आपने लिखा है आई, और अगर हम ये लिख दें सम टीचर्स हियर टीच इंग्लिश, तो टीचर्स टीच कहा आपने, तो टीचर का मतलब कौन है? नाम ही तो है। टीचर किसको कह रहे हो? उसको नाम दिया जो पढ़ाता है, तो जो पढ़ाने वाला है उसका नाम क्या है? टीचर है। नाम मतलब नाउन, इसका मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे भी टीचर आ सकता था। दिस मीन्स अगर मैंने सब्जेक्ट के प्लेस पे लगाया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगाया, तो इन दोनों के प्लेस पे नाउन आता है। गॉट इट? हो गया डेफिनेशन। नेमिंग वर्ड इज नाउन, इट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बाकी आगे की नहीं बता रही मैं, सिंपलेस्ट सेंटेंस की बात कर रही हूं। एक्टिव वॉइस में कहां आता है नाउन? नेमिंग वर्ड है, कहां आता है? कम्स इन
प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बस। क्यों डेफिनेशन पढ़ रहे हो? एक सेंटेंस उठाओ और उसी पे अपना डेफिनेशन बना लो, दैट्स इट। जिसने किया वो नाउन और जिसके ऊपर क्रिया हुई वो नाउन। सो नाउन इज व्हाट? नेमिंग वर्ड। अब आओ कि अभी मैंने वर्ब याद कराया, आपको बोला कि वर्ब याद करो, ठीक है ना? अब मैं नाउन कह रही हूं, वर्ब का मैंने आईएनजी फॉर्म बताया है ना। उसके बाद जरा देखो तो एक सेंटेंस और, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। कहोगे यहां पर ये इज वर्ब है ना, बी का फॉर्म होता है, आगे चल के पढ़ोगे तो ये तो सब्जेक्ट है। अभी आपने कहा कि नाउन नाम है, तो तैराकी ये भी तो एक नाम ही है, किसी प्रोसेस का तो नाम ही है ना, नाम। अब अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, लेकिन ये तो वर्ब आईएनजी फॉर्म है। मैथ्स पढ़ते हो ना, वेन डायग्राम पढ़ते हो, जरा देखो, अगर मैं कहूं आप वर्ब याद कर रहे हो और मैंने नाउन बता दिया कि ये नाउन है, जो नाम है नाउन, वर्ब क्या है? एक्शन। नाउन क्या है? नेम। यहां पर मैं V1 ING लगा दूं। अभी V1 ING कहां पढ़ाया था बताओ तो? वर्ब में पढ़ाया था। प्रोसेस जो चल रहा है, कंटिन्यूअस से चल रहा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए हमने V1 ING बताया था। और अभी V1 ING कहां लगा दिया? कहां लगा दिया देखो तो? आप लोग जोर से बोलो, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लास में तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी? अभी मैंने नाउन की जगह पर लगा दिया, सब्जेक्ट के प्लेस पे। इसका मतलब कुछ तो है इसमें, जो है तो वर्ब का फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। ये आप बाद में पढ़ोगे कि इसको जेरेंड कहते हैं, जिसको हम वर्ब नाउन कहते हैं। क्यों? है तो वर्ब का फॉर्म, काम क्या कर रहा है? नाउन का, राइट? यानी कि दोनों में आ गया। देखो, फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। और आपको पता है, आप लोग सोचते हो बस ग्रामर पढ़ लिए हो गया। ये जो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, ये एक कहावत है और ये एग्जाम में आया हुआ। और कैसे आया है पता है? टू अर्र इज ह्यूमन, टू डैश डिवाइन, फॉरगिव, फॉरगेट। यानी कि वहां तुक्का मारोगे तो नहीं चलेगा, वहां पे आपको ये कहावत आनी चाहिए तभी चलेगा, ठीक है? इसीलिए क्वेश्चन पेपर मैं कराती हूँ क्लास में। मुझे पता है अच्छी तरह से कि आपको चाहे जितना पढ़ा ले ग्रामर, चाहे जितना करा ले, जब तक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं समझोगे ना, खासकर मैं आपको समझा दूं, ये CGL का जो मैं 37 सेट्स बता रही हूँ जो हमारा रिलीज हुआ है, और 72 सेट जो CHSL का रिलीज हो रहा है एक सप्ताह के अंदर, ये दोनों जरूर कर लेना। ये 100 सेट्स के लगभग आपका मतलब पूरा कंप्लीट आपको बता देगा कि प्रेजेंट में SSC क्या अप्रोच ले रही है। और सबसे अच्छी बात तो SSC का कोई पैटर्न वगैरह इतना चेंज नहीं होता, वरना PO में जाओ ना तो आपको महसूस होगा जब एग्जाम खत्म होगा तो पता चलेगा अच्छा ये पैटर्न था, ठीक है? वो इतनी फटाफट पैटर्न चेंज करते हैं, आपका पूरा टाइम तो पैटर्न समझने में लग जाता है कि दिया क्या है, फिर बाद में एहसास होता है अच्छा ये पैटर्न था, फिर अगले एग्जाम में उस पैटर्न से रेडी होके जाते पता चलता है फिर से पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है? लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि SSC पैटर्न चेंज नहीं करती है। आ जाओ, इसका कहावत का मतलब है एरर से अर बना। देखो वर्ब है ना, एरर का वर्ब फॉर्म ERR है। गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य। आए समझ में? ठीक है? डिवाइन, ईश्वर तुल्य जिसको कहोगे। शायद हमारी प्रीवियस सरकार यही मानती थी, ठीक है? वो लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं, उसका पैसिव फॉर्म किसी ने बनाया था, गलती से लड़के हो जाते हैं। चलो, टू अर्र इज, ये वर्ब है, ठीक है? ये वर्ब है टू अर्र। टू अर्र क्या है फिर? क्या है? कहां पर आया? सब्जेक्ट के प्लेस पे आया। सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है?
2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब तो है ना, 2 लगा के आपने सब्जेक्ट के प्लेस पे बिठा दिया है, इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। अगेन ये आगे वर्ब एडवांस में पढ़ोगे। आप लोगों की मूर्खता देखो, वर्ब एडवांस मैंने अपने बुक में अलग से इसलिए लिया, उसका रीज़न क्या था कि मुझे पता था कि वर्ब बेसिक, एक तो अभी आपको क्या कह रही हूँ मैं कि वर्ब के फॉर्म्स याद करो, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी वो बेसिक चीज़ें हैं। ये सब तो वर्ब एडवांस में पढ़ोगे, जाके आगे पढ़ोगे, अभी नहीं, ये बहुत बाद में पढ़ोगे। और मैंने वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर का नाम लिख दिया वर्ब एज ए नाउन, क्योंकि वर्ब एज अ नाउन ही तो है ना, देखो ना वर्ब है लेकिन एज अ नाउन है। अगले व्यक्ति ने जो मेरा बुक टेपा है उसने वर्ब एज अ नाउन चैप्टर का हेडिंग डाला है, क्योंकि मैंने डाला था, जबकि ग्रामर में कहीं पर भी वर्ब एडवांस करके चैप्टर नहीं मिलेगा और वर्ब एज अ नाउन करके चैप्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एज अ टीचर मैं कह सकती हूँ ये मेरे दिमाग की उत्पत्ति है कि हाँ बच्चे को समझाए कैसे, कि ये मैं अभी नहीं पढ़ा सकती हूँ आपको क्योंकि बहुत आगे का पोर्शन है, इसलिए ये एडवांस वर्ब में है। और ये वर्ब ही ना है, लेकिन यूज किस फॉर्म में हो रहा है, नाउन फॉर्म में, तो वर्ब एज ए नाउन में डाल दिया इन्फिनेटिव जेरेंड को। चलो तीसरा एक एग्जांपल और देखो, आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर सैर के लिए गई, राइड के लिए गई, आई वेंट फॉर अ वॉक, अ राइड, इसका मतलब है कि ये जो वॉक है, आप जब वर्ब याद करोगे ना तो वॉक के फॉर्म्स याद करोगे, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, इसका मतलब ये तो वर्ब है। तो ये आर्टिकल लगाने से क्या हो गया, इसका मतलब है कि अगर हम आर्टिकल, कुछ ऐसा नहीं कि सारे वर्ब्स, आर्टिकल के साथ हम कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको ऐड कर देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, राइट? यानी ये 3 है जो वर्ब है लेकिन नाउन का काम कर रहा है। क्यों? दिस मीन्स अगर मैं नाउन में, जो अभी मैंने आपको नाउन का डेफिनेशन लिखवाया था, अगर मैं उसमें एक और पॉइंट लिखवा दूं कि नाउन आर्टिकल लेता है और अगर आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपको दूं, ही इज अ सिंगर, ठीक है, ठीक है, ही इज अ गुड सिंगर, फाइन, सेंटेंस सही है। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, चलेगा? जरा सिंगर हटा दो, आप बताओ तो सेंटेंस कैसे बोलोगे? ही इज अ वेरी गुड बोलोगे? ही इज अ वेरी गुड नहीं कहोगे, ए तो नहीं आ रहा, अच्छा क्या लगेगा? ही इज वेरी गुड। क्यों ए हटाया बताओ तो? क्योंकि मैंने सिंगर हटा दिया। इसका मतलब है कि आर्टिकल बिना नाउन का आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि नाउन टेक्स एन आर्टिकल। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं यूनिवर्सल रूल बता रही हूं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि देखो, अगर इसको आप नाउन कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? क्योंकि आर्टिकल आया। वर्ब के साथ आर्टिकल थोड़ी आता है, वर्ब ही है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आर्टिकल ले लिया तो वो क्या बन गया? नाउन बन गया। वापस चलो, जो नाउन भी खत्म, जो आपको जितना भी सीखना है ना आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए जो बढ़ाया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया आप लोग को। क्या पढ़ाया? एक छोटा से छोटा सेंटेंस भी सब्जेक्ट और वर्ब का बना होता है। अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट भी लगा दो, क्योंकि काम किस पर हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसको ऑब्जेक्ट कहोगे? आई टीच क्या, आई टीच किसको, जो ये क्या या किसको का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? कर्ता करने वाला है सब्जेक्ट, और क्या और किसको का जो जवाब देता है कौन है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बीच में क्या था? वर्ब था। वर्ब क्या है? किसी भी एक्शन का एहसास कराता है। एक्शन के एहसास में V1 और V5 प्रेजेंट संबोधित करता है, V2 पास्ट, V3 अगर लगा रहे हो तो हैज हैड जरूर आएगा, क्योंकि अभी मैं एक्टिव वॉइस पढ़ा रही हूँ। और इसमें अगर 2 फॉर्म्स दिख रहा है तो आपको एडजेक्टिव में मैं दिखाऊंगी कि देखो एक फॉर्म एडजेक्टिव है, एक फॉर्म वर्ब का है। वो अभी हाल में फिर एग्जाम में आया हुआ है इस चीज पे। V1 ING क्या है?
जो एक्शन के कंटिन्यूस होने का एहसास कराता है। आईएनजी ठीक है, सबका रट्टा मार रहे आईएनजी, लेकिन जिन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता जनरली हम क्वेश्चंस वहीं से पाते हैं। इसीलिए उन वर्ब्स को याद करना पड़ेगा अच्छे से जिनमें आईएनजी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कुछ वर्ब्स होते हैं जो एहसास वाले होते हैं, है तो है, नहीं है तो नहीं है। कुछ पोजीशन वाले होते हैं, है तो है, नहीं है तो नहीं है। उसमें कंटिन्यूअस क्या हो सकता है? गॉट इट? इसका मतलब पहले तो हम वर्ब के सारे फॉर्म्स याद करते चले जाएंगे और उसके साथ मैं प्रैक्टिस कराते जाऊंगी आपको। नेक्स्ट आओ, नाउन क्या है? नाउन मतलब नाम, नाम मतलब नेमिंग वर्ड, जिसका भी नाम है वो नाउन है। कहाँ आता है? मैंने कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। यानी कोई भी चीज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो नाउन होगा? ऑफ कोर्स नाउन ही होगा, जनरली वो नाउन ही होगा। उसके बाद आ जाए कि अगर वो नाउन है तो क्या वर्ब नाउन का काम कर सकता है कभी? मैंने एग्जांपल दिखाया, देखो कई वर्ब्स ऐसे होंगे जो V1 ING के फॉर्म में नाउन का काम करेंगे। कई वर्ब्स ऐसे होंगे जो 2 + V1 लगा के हम ING का ये नाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं नाउन के रूप में। कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनके आगे आर्टिकल लगा दे तो नाउन बन जाएगा। इसका मतलब वर्ब के आगे आर्टिकल लगाए तो नाउन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि नाउन का पहचान है उसके साथ आर्टिकल रहता है। जरूरी नहीं हमेशा, जैसे स्विमिंग के आगे नहीं लगाया मैंने, लेकिन राम के आगे नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आर्टिकल है तो वो नाउन है ना। जरूरी नहीं कि हर नाउन के साथ आर्टिकल होगा, लेकिन अगर आर्टिकल दिख रहा है तो वो नाउन होगा। ये सब पहचान है, ये सब पहचान है नाउन्स के, ठीक है। और नाउन और वर्ब जहां जहां ओवरलैप करता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं बेसिक पूछ लूं वर्ब क्या है तो क्या आप एहसास कर सकते हो कि वर्ब क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो एक स्टूडेंट को मुंह से मुझे जवाब चाहिए। द रीजन इज बहुत स्लोली जाऊंगी मैं, लेकिन आप लोग को साथ में चलना है। और मैं आपको अच्छे से बता दूं, मैक्सिमम रिजल्ट्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स के, अगर कोई ये सोचता है कि नहीं मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ इसीलिए मेरे पास एक्सक्यूज है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि मैं आपको न्यूमरस रिजल्ट दिखाऊंगी। मोर देन 50% रिजल्ट तो मुझे हिंदी मीडियम वालों के दिखते हैं। कारण क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले आज भी CA और MBA में चक्कर में फंसे हुए हैं, और हिंदी मीडियम वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो उनको पूछता ही नहीं, इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होता। तो इसीलिए SSC में ज़्यादा रिजल्ट्स, मैं कहा मोर देन 50% मुझे हिंदी मीडियम वालों की इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उनका क्राउड ज़्यादा है। इसलिए आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं कि हिंदी मीडियम के हैं इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मुझे पता है इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब समझ में आया? नहीं आएगा उसे, मतलब उनको फील होता है कि नहीं आएगा मुझे, ठीक है। आप बस खाली इम्प्रेस्ड होते रहते हो उन लड़कियों को देख देख के जो इंग्लिश में फ्लुएंट है, खाली देखते रहते हो हाय कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है, नहीं बस उसी में लट्टू होते रहते हो। समझ जाओ कि आगे चल के अपने बाल बच्चों के हाथों भी बेइज्जती होगे अगर इंग्लिश नहीं आएगी। कहेंगे पापा घर में ही रहो, PTM में मम्मी को लेके जाऊंगा, ठीक है। वहाँ मैडम इंग्लिश में बात करती है और आप बेवकूफ़ की तरह खाली मुस्कुराते रहते हो, ठीक है। वर्क वेरी हार्ड। मैं आपको बता रही हूँ, फ्रैंकली बता रही हूँ कि एक जुनून की तरह अगर पढ़ोगे ना बहुत ईजी है। मैंने UPSC के स्टूडेंट्स को देखा है जो कंपल्सरी इंग्लिश फेल करके आते थे। कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ने के लिए 6 महीने के बाद, जब शुरू में मैंने पढ़ाया था उनको, उसके बाद उनको 6 महीने के बाद सीधा यहाँ भेजती थी मैं पोडियम में। उसमें छोटे छोटे क्लासरूम्स होते थे, छोटा सा क्लासरूम था। वो पोडियम पे जाके वो चिट उठाता था और उस चिट पे लिखा रहता था कि कौन से टॉपिक पे बोलना है, ठीक है। और उसी समय उनको बोलना रहता था विदाउट प्रिपरेशन, और वो बोलते थे क्योंकि उनके पास नॉलेज की तो कमी नहीं थी, इंग्लिश की कमी थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो मुझे एक फीलिंग था ना कि यार ये अंग्रेजी बोलना सीखिए, मूर्ख बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं। वो मूर्ख उन्हीं को बनाते हैं जिनका चलता फिरता दिमाग नहीं है। चलता फिरता दिमाग समझ रहे हो? अब कोई बिजनेसमैन को पढ़ाने जाओ ना तो उनका दिमाग तो वैसे बिजनेस ऑक्यूपाइड है, वो क्या सीख लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो बिल्कुल हिंदी मीडियम प्रोडक्ट्स होते थे वो, जबकि वो इंग्लिश उनके लिए बहुत कंपल्सरी नहीं था और बहुत कम समय देते थे तो भी इंग्लिश बोल लेते थे। आप लोगों के लिए तो इंग्लिश कंपल्सरी है। CPUSI में तो 250 मार्क्स का है, बाकी सारा सब्जेक्ट 150 मार्क्स में सिमट जाता है, ठीक है। SSC मेंस में भी बहुत लोग प्रार्थना करते रहे कि इंग्लिश खत्म हो जाए, इंग्लिश खत्म हो जाए। इन लोग की जो प्रार्थना थी ना उससे मुझे अपना स्कूल लाइफ याद आ गया। स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में मैंने पंगा लिया था वाइस प्रिंसिपल से।
अब शुरू से ही दबने की तो आदत थी नहीं। अब उन लोग का एक होता है ना, कॉन्वेंट स्कूल में कुछ नन्स होती है, मान मर्दन करने की आदत होती है, तो हम तो उतना सुनने वाले थे नहीं, हमने अच्छे से, समझ सकते हो क्या किया होगा, ठीक है। तो चिढ़ से उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैं सोलो डांस कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती थी। मेरा था कि सोलो डांस कंपटीशन का मतलब फर्स्ट प्राइज तो मैं ले जाऊंगी, बाकी सेकंड थर्ड में आप लोग लड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। उन्होंने सोलो डांस कंपटीशन बंद करवा दिया, ठीक है, बंद करवा दिया सिर्फ इसीलिए कि डांस कंपटीशन ही नहीं होगा क्योंकि ये जीत जाएगी। तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे भी कुछ लोग वैसे ही हमारे वाइस प्रिंसिपल की तरह एक्ट कर रहे थे कि डिफीट करना मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश ही खत्म हो जाए, और यहाँ तक कि प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिए थे। एक बंदे ने तो जाके एक सेमिनार में ये कह दिया कि मेरी एसएससी चीफ से बात हुई है, इस साल से इंग्लिश नहीं आएगा, और उसी बेवकूफ़ के इंस्टीट्यूट में ही उसके नेक्स्ट डे एक इंग्लिश का स्पेशल बैच शुरू हो रहा था किसी टीचर का, वो टोटल फ्लॉप हो गया उसका बैच। वो चिढ़ गया कि क्या मूर्ख आदमी क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसने पूरा बैच ही खराब कर दिया अपने ही इंस्टीट्यूट का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब भी इंग्लिश वो सोचते हैं ना वो लोग, तो उनको मेरा डरावना चेहरा नजर आता है। तो आपको मैं बता दूं, इंग्लिश इज हियर टू स्टे, इंग्लिश विल नॉट गो। और आपको एसएससी, मेंस, सीपीयूएसआई सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीपीयूएसआई में तो सिलेक्शन ही इंग्लिश दिलाता है, एंड यू लुक वेरी गुड एंड वेरी स्मार्ट इन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ड्रेस, ठीक है, इसलिए उसको भी इमेजिन करो, एक्साइज का ड्रेस में इमेजिन करो खुद को, ठीक है। क्या गलत बोल रही हूँ? इमेजिन करते हो कभी खुद को उन ड्रेसेस में? नहीं करते हो? इमेजिन करो, आपको जोश आ जाएगा, यू विल फील, यू नो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी भी मैं किसी डिपार्टमेंट में जाती हूँ, मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से मुझे बहुत ज़्यादा वो फीलिंग नहीं आती है क्योंकि उन लोग ड्रेस में नहीं रहते हैं, लेकिन एक्साइज एक देख के है ना उस ड्रेस में बहुत अच्छा सा फील होता है। सो ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ, यू नो। एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए आपको कि हाँ कुछ करना है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ वेरी ईजी, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो, यू विल फाइंड योर सेल्फ यू नो इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पोर्शन, दैट इज वोकैबुलरी। शीट मिल गया आप लोग को? सुनो, जो वोकैबुलरी हम लोग करेंगे दो तरीके से करेंगे। वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस सब में बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना। दो तरीके से करेंगे। एक तो सबसे पहला होगा जो मैंने आज कहा आपको कि हम रूट वर्ड से करेंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका होगा कि मैं आपको स्ट्रेट अवे कहूंगी कि सब कॉमन वर्ड्स कहीं से भी उठा लेंगे, तो रिलेट दैट टू कॉमन वर्ड्स। अब कौन से कॉमन वर्ड्स हो सकते हैं? हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी कॉमन वर्ड्स होंगे। और तीसरा जो होगा वो हम सिचुएशन बेस्ड कर देंगे, सिचुएशन के आधारित जो होगा वो कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के चीज़ों से रिलेट करके जो हम कराएंगे आपको, एक तो वोकैबुलरी होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा और इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा। ठीक है। सबसे पहला वर्ड में आ जाओ, वो मैं आपको सेकंड से रिलेट कराऊंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको। जो बर्ली वर्ड है, बर्ली को मैंने रिलेट किया था कि हिंदी वर्ड से रिलेट कर दो ना, बली से, है ना, उससे रिलेट कर दिया था मैंने क्या कहा था कि बर्ली को बली से रिलेट करो, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गया।
और मैंने कहा कि इसको आप अगर बाहुबली या बलि से रिलेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू मैन, है ना, एक आदमी से, राइट? और क्या हो गया ये? स्ट्रॉन्ग, ठीक है? जो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे, यू कैन यूज दैट एडजेक्टिव बर्ली फॉर दैट पर्सन, राइट? अब आ जाओ कि ठीक है, मैन से रिलेटेड तो बता दिया कि हम बर्ली एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। क्या विमेन के लिए भी ऐसा कोई वर्ड है? अगर आप विमेन के लिए देखोगे तो मैं आपको वर्ड बताऊंगी, अमेज़न, द कंपनी का नाम है, नहीं? जब आप एक टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन को देखते हो, इंडिया की लड़कियां तो बिल्कुल ऐसे 5 इंच से ऊपर तो दिखती नहीं है जनरली, है ना, और स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखती हैं, छुई मुई से दिखेंगी, है ना, इसीलिए आप लोग उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हो क्या? देखो, कहते हैं कि इफ यू सी अ वेरी, इन इंडिया स्पेशली, इफ यू सी अ वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू फील अमेज्ड। अमेज मतलब आश्चर्यचकित, रिलेट कर दो ना अमेज़न से, है ना? सो अमेज़न इज ऑफ अ वुमेन, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है? सो बर्ली का अगर मैं जेंडर चेंज करूं तो वो नाउन अमेज़न बन जाएगा, एंड दैट इज अ वुमेन, यूज्ड फॉर अ वुमेन जो स्ट्रॉल एंड स्ट्रॉन्ग होगी। सो यू फील अमेज्ड व्हेन यू सी एन अमेज़न, हो गया? यू फील अमेज्ड व्हेन यू सी एन अमेज़न, गॉट इट? बर्ली को बली से याद रखो। नेक्स्ट आओ इंजीनियस। देखो अगेन इसका रूट वर्ड में मैं नहीं आ रही हूं क्योंकि रूट वर्ड इसमें कुछ नहीं पढ़ाने वाला। इंजीनियस मैं कहूंगी, इससे वो जीनियस याद आ रहा है, GENIUS, जीनियस। जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस, अगर आप जीनियस हो उसका मतलब क्या है? आप इंटेलिजेंट हो ना, बहुत इंटेलिजेंट हो। कोई स्टूडेंट अगर जीनियस है इसका मतलब क्या है? वो इंटेलिजेंट है। तो ऐसे याद रख लो ना कि जो इंजीनियस होगा वो भी तो क्लेवर होगा। जीनियस अगर इंटेलिजेंट है तो इंजीनियस भी चालाक, क्लेवर, इंटेलिजेंट तो होगा ही। सो आप इससे जीनियस याद रखो और इंजीनियस का मतलब क्लेवर याद रख लो, ठीक है? मैं ये कहूंगी कि मैं आपको स्ट्रेट अवे इंजीनियस से मैं 2 वर्ड बनाऊंगी, इंजीनियस एंड इंजीनियस, और वो वर्ड आपका यहां पे कहां पे है? 6 नंबर पे, इंजीनियस। ठीक है? इन दोनों को मैंने जीनियस से बना दिया है, इन दोनों को मैं कह रही हूं इससे बना दो। जीनियस बेसिकली अगर मैं ये कहूं कि जीनियस कौन है तो टैलेंटेड पीपल है जीनियस, ठीक है? अगर जीनियस से हम इंजीनियस बना रहे हैं तो मैं कह रही हूं क्लेवर है। और जो लोग टैलेंटेड होंगे, जो क्लेवर होंगे, उनको आप क्या मानोगे? दे आर सिंपल, नोबल, है ना? सो इफ यू से इंजीनियस, इंजीनियस को मैं कहूंगी कि जो सिंपल डाउन टू अर्थ पीपल होंगे। डाउन टू अर्थ समझते हो? जो जमीन पे रह के बात करने वाले लोग होते हैं, है ना? जीनियस जो है उससे हम इंजीनियस और इंजीनियस दोनों को रिलेट कर रहे हैं। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो क्लेवर भी होते हैं और वैसे लोग सम्मानित भी होते हैं, नोबल टाइप के पीपल होते हैं, बहुत दिखावा नहीं करते, दे डोंट शो ऑफ, ठीक है ना? शो ऑफ नहीं करते, वो सिंपल और नोबल होते हैं। क्या याद किया आपने? जीनियस मतलब इंटेलिजेंट, तो इंजीनियस भी वही हुआ, लगभग क्लेवर हो गया, ठीक है? इंजीनियस कौन हो गए? तो
तो वो लोग जो नोबल होते हैं आर्टलेस होते हैं, बहुत दिखावा वगैरह नहीं करते। तो आप ऐसे भी जानते हो कि जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं। ऐसे याद रखो, जीनियस से इंजीनियस, जो जीनियस है वो इंजीनियस भी होगा, और जीनियस लोग ऐसे होते हैं जो डाउन टू अर्थ सिंपल टाइप के लोग हो जाते हैं, दैट इज इंजीनियस, जो यहाँ पे आपको 6 नंबर में मिलेगा। बोलो कुछ, कोई प्रॉब्लम? वापस चलो, 3rd नंबर कौन सा वर्ड है बताओ तो? नाइव, प्रोनाउंसिएशन देखो, और उसके बाद कौन है? सुआव। रिमेंबर जो मैंने अभी कहा ना कि जो इंजीनियस होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते, शो ऑफ इज सुआव। याद रखो, शो ऑफ सुआव, सुनने में एक जैसा लग रहा है, शो ऑफ सुआव, बस ऐसे याद रखो। सुआव कौन है? जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, जो शो ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट पर्सनालिटी दैट दे कैन शो ऑफ। इससे सुआव का मीनिंग लिखो, कॉन्फिडेंट एंड हु कैन शो ऑफ बिकॉज दे हैव दैट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट एंड हु कैन शो ऑफ बिकॉज दे हैव दैट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंट। जो सुआव है उसका मीनिंग लिखना कॉन्फिडेंट। आप सुआव हो गए तो आप शो ऑफ तो कर सकते हो ना, बिकॉज यू हैव दैट पर्सनालिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर, सुआव एंड शो ऑफ कैन बी रिलेटेड। क्या कहा? जो जीनियस है वो क्लेवर होंगे, इंजीनियस होंगे, उसकी पर्सनालिटी अच्छी सिंपल सी हो जाती है, बहुत दिखावा नहीं करते, वो इंजीनियस हो जाते हैं। एंड if you are educated, you have that personality that you can show off. So the suave and show off को ऐसे relate कर दो। suave मतलब जो show off कर सकता है, they are so confident, they are full of knowledge, they are very much relaxed in any situation। ठीक है, कोई भी बड़े बड़े लोगों की पार्टी में भी चले जाए तो they are suave, they are confident and relaxed, so they have that personality to show off। और उसका एंटोनिम होगा नाइव। अरे नहीं आता तो वही नाइव, गॉट इट? सो रिलेट इट विथ नाइव, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, दे आर आर्टलेस, दे आर सिंपल, दे डोंट नो। ठीक है, दे लैक नॉलेज। सुआव का एंटोनिम कर दो नाइव। ठीक है, नाइव का लिखो लैक ऑफ नॉलेज, वन हू लैक नॉलेज। They are simple, artless, simple हो गया, they lack knowledge। क्या बोला आपको? जीनियस, इंजीनियस भी होते हैं, क्लेवर होते हैं। जीनियस पढ़े लिखे लोग अरे नोबल होते हैं, सिंपल होते हैं, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन they are so confident, they are full of knowledge, they are suave, they can show off because they are relaxed and confident in each and every situation। नाइव उसका एंटोनिम है, क्योंकि नाइव में अब हिंदी से भी रिलेट करो ना तो ना आइव हो रहा है ना, नहीं आता है उसको। ठीक है, आर्टलेस, दे डोंट नो, दे लैक नॉलेज। सुआव का एंटोनिम में नाइव कह दो आप। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट कहां तक हुआ? बर्ली, इंजीनियस, नाइव, सुआव। उसके बाद 6 नंबर इंजीनियस हो गया। आ जाओ 5th नंबर में इंडिजिनस, जिनस NOUS होगा वहां पे। स्पेलिंग क्या है? INDIGENOUS होगा। ठीक है, NOUS, इंडिजिनस। आप सुनो ध्यान से, ये अगेन मैं आपको बता रही हूं क्या, दिस इज नॉट रूड वर्ड। रूड वर्ड में आगे चलूंगी, अभी रूट वर्ड में नहीं आई हूं मैं आपको सिर्फ रिलेट करके बता रही हूं। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया में जीनियस की कमी है क्या? इंडिया में जीनियस की कमी नहीं है, तो हम इंडिजिनस सामान क्यों नहीं बनाएंगे? हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो सकता? मैं ये कहूंगी अगर इंडिया में जीनियस है तो हम इंडिजिनस, देख लो क्या लगाया मैंने, रिलेट कर रही हूं, रूट वर्ड नहीं बता रही हूं, समझ लो। इंडिया में जीनियस की कमी नहीं है तो हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डिस्कवर करेंगे, इन्वेंट करेंगे, है ना? आपके देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? इसरो सारे जो भी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो कैसे सैटेलाइट्स है? इंडिजिनस सैटेलाइट्स है।
है ना? क्यों? क्योंकि हमने विकास अपने टेक्नोलॉजी का इंडिजिनस कर लिया। इंडिजिनस बना है, स्पेलिंग इंडिजिनस का सिनोनिम नेटिव लिख लो। मतलब मैं आपको रिलेट कहां से कर रही हूं, कहां पहुंचा दिया कि मेरे इंडिया में ही जीनियस की कमी नहीं है तो मैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाऊंगी, है ना? वी हैव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडिया because India has genius people, genius scientists. रिलेट किया? समझ में आ रहा है कुछ? Indi has genius. Got it? India का लगा Indi has genius. So we have indigenous technology. That means indigenous का मतलब क्या हुआ? जो हमारे घर में ही विकसित है। घर में ही विकसित मतलब नेटिव। पता है नेटिव कहां से बना है? नेटल से। और नेटल का मतलब पता है क्या होता है? बर्थ। नेटल का मतलब होता है बाय बर्थ। आप हॉस्पिटल जाते हो तो एक सेंटेंस लिखा रहता है, जन्म पूर्व लिंग निर्धारण अपराध है। उसका इंग्लिश क्या लिखा रहता है? बोलो बोलो। जन्म से पहले लिंग निर्धारण करना अपराध है। उसका इंग्लिश क्या लिखा रहता है? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीनेटल का मतलब क्या हुआ? नेटल क्या था? बर्थ। तो प्री क्या हुआ? और पोस्ट नेटल क्या होगा? आफ्टर बर्थ। समझ में आया? तो नेटल क्या है? बर्थ। तो मैंने नेटिव क्या कहा? वहां का ओरिजिनल। इसका मतलब उसका सिनोनिम इंडिजिनस का क्या हुआ? नेटिव, ओरिजिनल, वहीं का। ठीक है? जो मैं कह रही हूं इंडिया हैज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का मतलब इंडिया में ही विकसित जीनियस टेक्नोलॉजी। ऐसे रिलेट करो ना। समझ में आया? क्या कहा? जीनियस से मैंने कहा इंजीनियस, मतलब जो जीनियस है वो क्लेवर तो होगा ही। जीनियस लोग सिंपल होते हैं, नोबल होते हैं, दिखावा नहीं करते, वो इंजीनियस होते हैं, लेकिन वो नॉलेजेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। दे आर सुआव बिकॉज दे आर रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसका एंटोनिम जिनको नहीं आता दे आर नाइव, है ना? और इंडिया में ही हमारे पास जीनियस है, तो इंडिया में जीनियस को उठाओ और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना लो। बाहर के लिए उससे भीख क्यों मांगे हम? तो क्या है इंडिजिनस? इंडिजिनस का सिनोनिम नेटिव। नेटिव किससे बना है? नेटल से। नेटल रूट वर्ड किसका है? बर्थ का। तभी तो कहा प्री नेटल जन्म पूर्व, पोस्ट नेटल जन्म पश्चात। क्लियर हुआ? बताओ। आपको नेटल से बहुत सारे वोकैबुलरी आगे करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ वर्ड में। मैं आपको स्ट्रेट अवे अब रूट वर्ड में एक ले जाऊं जो है 10th नंबर में, दैट इज कैको। कैको और फोनस। जहां पर भी आपको रूट वर्ड कैको दिखे ना, समझ जाओ बैड है। फोनी का एक मतलब तो होता है नॉट जेन्युइन, वो मैं बाद में बताऊंगी, वो बाद में चलेंगे। अभी फिलहाल आपको पता है ना फोन में क्या करते हो आप? फोन में काम किस चीज का होता है? साउंड का, आवाज का ही ना है। आप चाहे आवाज उसमें डालते हो या आवाज उससे लेते हो तो वो साउंड ही तो है ना? अब फोन जो है साउंड, जैसे एक पूरा का पूरा ब्रांच है इसका, फिनेटिक्स क्या है? ए का आ, बी का बा, सी का सा, उसका जो साउंड है ना वो पूरा फिनेटिक्स में आता है। इंग्लिश में कई लोग कहते हैं अरे फिनेटिक्स कर लो, आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा, आपका स्पेलिंग सुधर जाएगा। काफ़ी हद तक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि इंग्लिश इज़ अ वेरी अनफिनेटिक लैंग्वेज। ठीक है? क्योंकि इसमें तो कई लेटर्स तो साइलेंट है, उसका तो साउंड ही नहीं है, और वो अभी भी हम लगाते हैं क्योंकि अमेरिकन्स नहीं हैं, हम तो ब्रिटिश हैं, तो हमको तो वो लगाना पड़ता है। इसे स्पेलिंग्स बहुत सारा हमें याद करना पड़ता है। आ जाओ वापस। कैको
और फोन वर्ड उठा लिया, दोनों मिलके बना, क्या बना? मीनिंग खुद बता दो आप, जो सुनने में अच्छा ना नहीं लगे ना, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, जो सुनने में कर्कश सा लगे, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप उसका एक वर्ड का भी रूट याद रह गया तो आप अगर चारों ऑप्शन में तुक्का भी मारते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है आपको। कारण क्या है? तुक्का मारोगे तो भी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा, द रीजन इज हमें अंदाज तो है उसका मीनिंग क्या है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, बेसिकली आज जो नीचे बैठे हुए हैं, बेसमेंट में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आज आपके पास माइक नहीं है, कल नेक्स्ट क्लास से इंतजाम हो जाएगा। ऊपर भी जो बैठे हो बैल्कनी में उनको भी, इसीलिए कहीं से कोई क्वेश्चन होगा स्ट्रेट अवे आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर हुआ? उसी के ठीक बाद वाला जो वर्ड है कैलीग्राफी। आप एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप कैली वर्ड देखो ना, कभी डबल एल होगा, कभी एक एल होगा। जनरली आप कैली और कैको कहीं पर देखो, समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। कैली, यहां पे डबल एल होना चाहिए था। कैलीग्राफी क्या मतलब इसका? कैली देखोगे क्या मतलब होता है इसका? ये रूट वर्ड है ब्यूटीफुल का। ठीक है, ये कैली जो रूट वर्ड है वो है ब्यूटीफुल का। और जहां पर भी आप ग्राफी देख लो, कहीं पर भी ग्राफी देख लो, कहीं पर ग्राफी देखो, समझ जाओ कि ये राइटिंग से रिलेटेड है, ये राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, कैलीग्राफी का मतलब अब समझ में आ गया, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। ऐसे आपकी हैंड राइटिंग इलेजिबल होती है अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो, लेकिन आजकल एक आर्ट है जो आपको ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखना सिखाती है। और 8 वर्ड में नहीं भी लिखूं तो भी आप कम से कम कैली से ब्यूटीफुल तो समझ जाओगे, ग्राफी से राइटिंग समझ जाओगे। यानी ऑप्शन ढूंढोगे कौन सा जिसमें ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की बात हो रही है, उसको ढूंढोगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? सो 10th and 11th जो था वो किससे रिलेटेड था? रूट वर्ड से रिलेटेड था। चलो फिर से हम लोग ऐसा चलते हैं कि किसी हिंदी वर्ड से रिलेट कर दें, या एक सेंटेंस में ही उसको जोड़ ले कि देख लो इस वर्ड, इस सेंटेंस से हम लोग ये मीनिंग समझ सकते हैं। आ जाओ 7th और 8th में। HORDE और HOARD, ये दोनों वर्ड को अगर मैं एक सेंटेंस में पिरो दूं, वो देखो, ठीक है। इसका मतलब हो गया, अगर मैं होर्ड्स ऑफ पीपल यानी झुंडों की बात कर रही हूँ, होर्ड खाली लोगे, इसका मतलब होता है ग्रुप, यानी लोगों के झुंड लोग क्या करते हैं? होर्ड करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। खासकर जब छुपा के कलेक्ट करते हो ना तो होर्ड करते हो। ये कहते हैं ना लोगों के बीच में होड़ लगी है मनी होर्ड करने की। देख रहे हो, वैसे मनी होर्ड करने की होड़ लगी है लोगों के बीच में, तो लोगों के समूह को भी HORDE और मनी भी होर्ड करने का, ठीक है ना। यानी हम लोगों के बीच में क्या रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर ले,
यानी होड़ लगी रहती है मनी क्या करने की, होड़ करने की, कलेक्ट करने की। कलेक्ट, सुनो, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं ना उसको होर्डर्स कहते हैं, है ना। होर्डर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छिपा के जमा करते हैं, चाहे वो प्याज जमा करें चाहे शुगर जमा करें, तो वो होर्डर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो जमा कर रहे होते हैं, जमाखोर जिसको कहते हैं, और वो छिपा के जमा करते हैं। इसीलिए यू होर्ड मनी मतलब इकट्ठा करना, एंड होर्ड मतलब भी इकट्ठा ही तो हुआ। तो बताओ ना, पीपल का इकट्ठा, मनी इकट्ठा, लग नहीं रहा है एक ही चीज लगभग। पीपल इकट्ठे हैं तो उनको क्या कहेंगे? HORDE। और आप मनी वगैरह जो इकट्ठा करते हो वो इकट्ठा क्या हुआ? HOARD। बस इस सेंटेंस से दोनों को याद कर लो ना, होर्ड ऑफ मनी, होर्ड ऑफ पीपल, होर्ड मनी, HORDE HOARD दोनों से बन गया। बता कोई प्रॉब्लम? इन सब को मैं दो तरीके से करा रही हूं, उसको ध्यान से देखो पहले। नेक्स्ट आओ, उसी में 9th वर्ड में डेकोरम। डेकोरेट मतलब समझते हो? डेकोरेट समझते हो? क्या करना होता है डेकोरेट करना? सजाना। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। जब आप अपने व्यवहार में वो सजावट लाते हो ना तो डेकोरम हो जाता है। टीचर्स जनरली जब आप हल्ला गुल्ला क्लास में मचाने लगते हो तो टीचर्स क्या कहते हैं? प्लीज मेंटेन डेकोरम इन द क्लास, है ना। जैसे कहते हैं व्हेन यू हैव द डेकोरेटेड बिहेवियर दैट इज कॉल्ड डेकोरम। लिख लो डेकोरम का प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? So the words are burly, ingenious, naive, suave, indigenous, ingenuous, hoard, decorum, cacophonous and calligraphy। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताओ। और बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ग्राफी मैम स्केच या फिर ड्राइंग का। चलो ECG का फुल फॉर्म क्या पहले बताओ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपके दिल की धड़कनों का भी ग्राफी हो रहा है। जो भी चीज इन राइटिंग है, चाहे वो स्केच के रूप में हो चाहे लिखित रूप में है, वो ग्राफी है। ऑटो मतलब क्या होता है बताओ? स्वयं। बायो इज रिलेटेड टू जीवन। बायोलॉजी में तो जीवन ही तो पढ़ते हो ना। बायो इज रिलेटेड टू जीवन, ग्राफी इज राइटिंग, स्वयं के जीवन की राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी। और अगर आप मेरे पर लिख दो तो क्या होगा? बायोग्राफी, क्योंकि ऑटो नहीं है उसमें, स्वयं का तो नहीं है, लेकिन जीवन पर लिख रहे हो और लिख रहे हो तो बायोग्राफी। रिलेट करो ना। ग्राफी जहां आएगा वहां चाहे स्केच हो चाहे राइटिंग हो, वो लिखित होगा। ठीक है। फोटोग्राफी में बताओ फोटोग्राफी क्यों बना? इंग्लिश में फोटोग्राफी को क्या कहते हैं? फोटोग्राफी कहते हैं, फोटोग्राफी नहीं कहते, है ना। अब बताओ चलो बहुत अच्छी चीज बता रही हूं आपको। फोटोग्राफी क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपने हिंदी में जो तोड़ा ना, आपने तोड़ा फोटोग्राफी, इसको सिलेबल्स कहते हैं। आपने 4 सिलेबल में तोड़ा है। इंग्लिश जो पीपल होते हैं वो भी 4 सिलेबल में ही तोड़ते हैं, लेकिन वो टो के बाद नहीं तोड़ते, वो तोड़ देते हैं जी के बाद। फोटोग्राफी, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है इंग्लिश में बताओ तो? रूट वर्ड क्या है फोटो का? लाइट है। और ग्राफी क्या है? देखते हो शुरुआत से अभी तक बहुत बाद के ये ऐसे कैमरे आए जो अंधेरे में काम करता है, वरना फोटोग्राफी कहाँ होता था? लाइट के प्रेजेंस में। और लाइट का ही तो इंप्रेशन है ना जो आपका फीचर बन रहा है, क्योंकि लाइट बाकी पास कर गया और जहां आप खड़े थे वहां लाइट पास नहीं किया, तो क्या हुआ? आपका इंप्रेशन जो बना वो क्या है? फोटोग्राफी तो वही है ना, तभी तो फोटोग्राफ बनाना। क्लियर है? आप ये चीज और ध्यान रखना जो भी सिलेबल बताया है, सिलेबल सबके प्रोनाउंसिएशन में बहुत हेल्प करता है। आप लोग कहते हैं बायोलॉजी, कहते हो ना? क्यों बोलते हैं बायोलॉजी? क्योंकि आप कहते हैं बायोलॉजी, है ना। और इंग्लिश में पता प्रोनाउंसिएशन क्या है? बायोल, ये साइलेंट है, और जी बायोलॉजी।
सोशियोलॉजी, लॉजी नहीं होता प्रोनाउंसिएशन में। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन अगर सही करना है ना तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, न्यूज़ सुनो, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। एक तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जब सुनने लगोगे ना तो आपको हिंदी न्यूज़ चैनल से बिल्कुल घबराहट सी होगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के, खाली हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस नहीं होता, कंटेंट में डिफरेंस होता है। क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं और हिंदी वाले तो भूत प्रेत और वो सब देखने के लिए ललायत रहते हैं, तो उनको वही सब चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि उनको अपना टीआरपी चाहिए, दैट्स इट। उसको आपको एजुकेटेड थोड़ी बनाना है। एजुकेशन, शिक्षा देना इतना आसान होता तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा अभियान बर्बाद नहीं होता, है ना। कहते हैं बूढ़े तोते को रटाना या सिखाना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में वही हालत थी, बाद में समझ गया कि बूढ़ों को सिखाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनको वही चीज़ देके खुश करते हैं जिससे वो खुश है। गॉट इट। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट वगैरह आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे क्या है ना, देखो हम लोग कहते हैं इंडिक्ट, क्यों कहते हैं, क्योंकि याद है शुरू से इन और DIC और T पढ़े होते हैं फिनेटिक्स में भी कि आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है ना। अब इंडिक्ट करते रहते हैं। मैंने कहा ना अभी इंग्लिश बहुत ही अनफिनेटिक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इंडिक्ट नहीं होता है, ये सी यहाँ साइलेंट है और आई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ ई नहीं, आई ही है, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन इसका इंडाइट है। अब कहोगे कैसे, तो मैं क्या बोलूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहा ना, जिंदगी भर सीखते रहोगे। इसे जितनी जल्दी इंप्रूव करो और थोड़ा सा अपना एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन में वो मदर टंग इन्फ्लुएंस हटा दो ना, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आओ 12th नंबर, बीटिफिक। बीटिफिक को ब्यूटीफुल से रिलेट करो। इफ यू सी समथिंग ब्यूटीफुल, आपके केस में समवन ब्यूटीफुल, यू फील अरे बता दो अपने दिल का जो जज्बात है। यू फील हैप्पी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बीटिफिक का मतलब लिखो कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस। ऐसे याद रहेगा ना। सो seeing something beautiful, you feel beatific. So what is beatific? Complete happiness. ठीक है, complete happiness. कोई प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट आओ 13, 14, 15 और ये तीनों एक साथ देखो पहले ध्यान से। ये सब रूट वर्ड से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ये ध्यान रखना आप। जो रूट वर्ड है वो ये है ईगो। जैसे मैं ईगो बोलती हूँ तुरंत घमंड और एरोगेंस बहुत सारा सिनोनिम आने लगता है। मैं रूट वर्ड पूछ रही हूँ ईगो का। ईगो का रूट वर्ड क्या है? किसका रूट वर्ड है ईगो? आई का, आई, ठीक है। इसीलिए अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो मैं ईगोइस्ट हूं, यानी अब बताओ क्या हूं? सेल्फिश। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी देन आई एम ईगोइस्ट, दैट मीन्स सेल्फिश। दैट मीन्स जो सिर्फ आई के बारे में सोचता है, आई मतलब खुद के बारे में, जो सिर्फ आई के बारे में सोचता है वो ईगोइस्ट है। गॉट इट? इसी से वर्ड आओ नेक्स्ट, ईगोटिस्ट। मैं ऐसे पढ़ा सकती हूँ इसको कि देखो ईगोइस्ट के बीच में एक टी आ गया, ईगोइस्ट के बीच में एक टी आ गया। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टी फॉर टब, चलो मैं पढ़ा दूं टी फॉर टॉक, है ना। अगर मैं सिर्फ आई के बारे में बात करूं तो मैं क्या हूं? डींगे मारने वाली, है ना। मैं सिर्फ अपना ही तारीफ करते रहूं, अपनी ही तारीफ करूं, अपने बारे में बखान करते रहूं तो कहोगे मैम इज वेरी ना, सेल्फिश नहीं, ईगोटिस्ट, नॉट ईगोइस्ट। अगर मैं अपनी तारीफ करते रहूं तो कहोगे मैम इज वेरी ईगोटिस्ट, मतलब खुद की तारीफ करती रहती है, सेल्फ प्रेजिंग। ठीक है।
फाइन। ईगो से आई है, ईगोइस्ट मतलब सेल्फिश। मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊं कि अपने पर ही सेंटर्ड हो जाऊं, यानी कि जो हूं सो मैं हूं, मेरे लिए ही ये दुनिया है, सारे फैसिलिटीज मेरे लिए ही है, यानी मैं ही अपने आप को एक सेंटर मान लूं, जो सारी चीज़ें हैं सिर्फ मेरे लिए हैं, यानी मैं सिर्फ इतना ज़्यादा सेंटर्ड हो जाऊं खुद के प्रति, तो मैं कहूँगी कि आप कहोगे कि शी हैज़ बिकम ईगो सेंट्रिक, यानी सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली सेल्फिश कहोगे। एक्सट्रीमली सेल्फिश मतलब ज्यादा ईगोइस्ट हो गए, ज्यादा सेल्फिश हो गए, तो क्या बन गए आप ईगो सेंट्रिक बन गए, है ना? बताओ, समझ में आया? इफ I only think of myself, I want everything for myself, I don't want to share anything with you, you will say ma'am is egoist. Now she wants everything for herself, she has no facilities for other people, she is not concerned about anyone. This means she is now extremely selfish, she has become egocentric. And if I talk about, खाली बोलते रहूं अपने बारे में, अपना ही प्रेस, बहुत लोग कहते हैं ना, they blow their own trumpet. Blowing one's own trumpet का मतलब पता है ना? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? डींगे मारना, है ना? इसका मतलब she has become egotist, she is very egotist. That means सिर्फ अपने बारे में ही, देखो ईगो का मतलब आई, टी का मतलब टॉक, इससे रिलेटेड और दो वर्ड है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसको अभी लिख के रख लेना, ईगोमेनिया एंड ऑल्टर ईगो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊंगी। ये सारे रूट वर्ड से आ गए अब हम लोग। सो जो 2-3 तरीका मैंने बताया है, अभी तीसरा तरीका जो था ना कि रिलेट करके सिचुएशन बेस्ड, वो हम लोग करेंगे कब? जब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि 21 to 25 में आएंगे तब। अभी फिलहाल जितना समझाया है पहले जाके उसको एब्जॉर्ब करो, और रिमेंबर वी विल गो स्लो, बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में कंप्लीट होगा। हाँ, पेशेंस एंड इंग्लिश इज रियली वेरी इजी। चलो, थैंक यू सो मच।